हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने आपके लिए डिस्कस किया वेक्टर्स, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमने आपके लिए डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली नीट और जेई में अपने साथ एक क्वेश्चन लेकर आएगा डेफिनेटली, और उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों रिलेट करती है हमारे डिस्प्लेसमेंट, हमारी वेलोसिटी और हमारे द्वारा अप्लाई गए एक्सेलरेशन को आपस में, ताकि इन तीनों में से अगर हमें दो चीज़ें पता हो तो तीसरी चीज़ की सटीक गणना, कैलकुलेशन हम प्रॉपरली कर पाए। तो इसलिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक मैथमेटिकल अप्रोच देती है, ताकि आप इन तीनों चीज़ों को आपस में एक दूसरे से जोड़ पाएँ और समय के साथ इन्हें एक दूसरे के साथ पता लगा पाएँ। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो दोस्तों, इक्वेशन ऑफ मोशन 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डेरिवेशंस आपसे पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% किसी भी एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। और ये मान लीजिए कि फिजिक्स में बहुत रोल अच्छा प्ले करती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो ये परफॉर्म होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है दोस्तों वेलोसिटी जो है वो एक नियमित, एक कांस्टेंट रेट से जो है वो चेंज होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो यहां हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कर्व की सहायता से इसको समझना चाहें तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमें कौन देगा, वीटी कर्व का स्लोप। तो वीटी कर्व का स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ हम देखें अगर वीटी कर्व का, तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है और एक फिक्स एंगल से बढ़ रही है। tan थीटा जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। लेट सपोज 45 डिग्री है तो फिक्स है। तो यानी कि इसका वीटी कर्व का स्लोप फिक्स है और वो क्या है, एक्सेलरेशन है। यानी कि अगर हम एटी कर्व बनाना चाहें इसका, अगर हम इसका एटी कर्व बनाना चाहें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी के अंडर हमारा जो है टॉपिक यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा काम करेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला ग्राफ की सहायता से, तो फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड दोस्तों ग्राफिकल मेथड जो है वो हमारे एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है आपका कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में हम डेरिवेशन करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस मेथड, तो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है इसकी लेंथ के हिसाब से हम देखेंगे कि हम दोनों एक में कवर कर पाते हैं या अलग अलग कवर करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। दोस्तों, ग्राफिकल मेथड में आप देखेंगे कि हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमारे पास में एक ग्राफ है जो कि कुछ इस तरीके का है। इस तरीके का क्यों है, वो एक वीटी ग्राफ है। दोस्तों, वो एक वीटी ग्राफ है जो कि हमने यहाँ बनाया भी था, लेकिन ये इससे कुछ अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर है t = 0 और यहाँ पर है t = t। ओके, यहाँ पर t = t है जो कि कोई एक टाइम है।
यहाँ t इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी जाती है, वो है हमारी u, और वहीं t इक्वल टू t पर हमारी वेलोसिटी बढ़कर दोस्तों बढ़ी है, वेलोसिटी हो गई है v। ठीक है, v हो गई है। अब हमें पता है कि vt कर्व का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। थोड़ा बहुत हमें अंदाजा होना चाहिए, मैं आपके सामने इक्वेशन लिख देता हूँ, ऑल्दो आप जब डिराइव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ी इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें डेरिवेशन करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हम डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत सिंपल है इसको डिराइव करना, कि हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं और वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसका 0, क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू है 0। तो x कोऑर्डिनेट किसका हो गया, x कोऑर्डिनेट हमारा प्ले कर रहा है टाइम, और y कोऑर्डिनेट हमारा प्ले कर रहा है v, वेलोसिटी। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है u, और t इक्वल टू t पर वेलोसिटी हो गई आपकी v। तो अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज v माइनस u अपॉन t माइनस 0। तो ये बनता है आपका क्या, ये बनता है आपका एक्सेलरेशन। अभी हमने बताया आपको कि vt कर्व का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन ले लीजिए, यहाँ से एक्सेलरेशन हो गया a। अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, दैट इज फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन। अगर आपको वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इनमें से कोई सी भी तीन चीज़ें आपको पता हो तो चौथी चीज़ आप निकाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं दोस्तों हम। दूसरा इक्वेशन हमें पूछ रहा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब दूसरा इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना कि s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हमको कैसे मिल सकता है, ग्राफिकल मेथड के बारे में अगर हम सोचें तो हमें पता है कि vt कर्व के स्लोप, एरिया अंडर vt कर्व आपको हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसका मतलब अगर हम इसके अंदर का एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम t और 0 वाला, सॉरी t और u आपका कोऑर्डिनेट थे। ओके, तो अब हम निकालने जा रहे हैं इसके अंदर का एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें इसे दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हो जाएगा आपका रेक्टेंगल और एक हो जाएगा आपका ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल हो गया आपका ये वाला पार्ट, तो इसमें हो गया रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ वीटी कर्व। क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह रहे हैं s। तो s की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एरिया निकाल लीजिए रेक्टेंगल का, ये वाली डिस्टेंस है आपकी t और ये वाली डिस्टेंस है आपकी u। तो ये हो गया ut, कुछ कुछ दिखने लगा है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ ऑफ बेस, ओके, दैट इज t
and this one is perpendicular। तो परपेंडिकुलर निकालने का हमारे पास में एक तरीका है कि हमें पता है ये t है और हमें ये निकालना है और हमें ये पता है कि ये a है। तो a या tan थीटा जो है वो क्या होता है, x अपॉन t। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। तो यहाँ रख दीजिए 80, ठीक है, यहाँ रख दीजिए 80। तो ये क्या हो जाता है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम चलते हैं तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो कि है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि इसमें टाइम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से टाइम गायब कर दूं, ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से टाइम गायब कर दूं तो मुझे मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन। ओके, तो थर्ड इक्वेशन के लिए मैं पहले इक्वेशन से टाइम निकालता हूं, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, और इसको पुट करता हूं सेकंड इक्वेशन में, दैट इज s इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ ऑफ a v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है v माइनस यू अपॉन a कॉमन आ रहा है। तो s इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a को हमने लिया कॉमन, यहाँ बचा u, यहाँ बचा हाफ, यहाँ बचा a, यहाँ बचा v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका v माइनस यू अपॉन a, दैट इज u प्लस हाफ ऑफ v माइनस हाफ ऑफ u, या ऐसा कह लें कि v बाय 2 और ये हो गया आपका u बाय 2। ठीक है, इस तरीके से बच गया। तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। ठीक है दोस्तों, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। और यहाँ से हम 2 को ले लें कॉमन, तो कॉमन लेने के लिए लाइन करनी पड़ेगी बड़ी और लेना पड़ेगा 2 को बाहर। ठीक है, तो अभी देखिए 2as तो आपका यहाँ बन गया और ये बन गया v माइनस यू और v प्लस यू, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। थोड़ा नीट वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फॉर्मूलाज को रिमेंबर करने में, ऑल्दो कई जगह देख रहे हैं हम कि नीट और जेई दोनों टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा आजकल दिमाग में लेकर ना चले कि हम नीट के हैं, हम बायोलॉजी के हैं तो हमें मैथमेटिक्स कमज़ोर होगी, या फिर हम अगर मैथमेटिक्स के हैं तो हमें बायोलॉजी याद करने में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये कहीं ना कहीं आपकी बन गई है थर्ड इक्वेशन। तो दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से आपकी तीनों इक्वेशंस जो हैं वो दोस्तों डिराइव हो चुकी हैं। ठीक है, तीसरी इक्वेशन डिराइव करने का एक और तरीका है दोस्तों कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका है आपके पास में कि x जो है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट वे ऑफ थर्ड इक्वेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनसीईआरटी में इसको डार्क किया हुआ है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में जो चीज़ डार्क है उस पे क्वेश्चन बनने की संभावना 100% हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होगा ये केवल, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस यू बाई 2, और t के लिए हम लिख सकते हैं क्या था अपना t, ये रहा v माइनस यू अपॉन a। तो ये बहुत ही जल्दी आ गया, s कर देते हैं इसको, हमारे इक्वेशन में s है तो s कर देते हैं, और ये लो ये आ गया आपका फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली, ठीक है। स्टार कर लेना, और इस पे क्वेश्चन आएगा 100% नीट के अंदर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन एक और तरीके से। तो दोस्तों ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक कि मेरे को कैलकुलस वाला दूसरे वाले पार्ट में ही कराना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम फिजिक्स वर्स में। दोस्तों हम आपको महसूस कराएंगे फिजिक्स को, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम सारी चीज़ों को आपको फील कराएं, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आंसर निकालना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक बोझ हो जाता है ना। वो एक मज़ा वाली बात नहीं रहती है, वो एक बोझ की तरह हम लेते हैं उसको फिर। तो इन चीज़ों को आप फील कीजिए, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, हर जगह फिजिक्स है, तो इन चीज़ों को आप देखते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलस मेथड के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।